पूजा खेड़कर मैडम हैं कौन, मैडम के पिताजी कौन हैं, इस चक्कर में मैडम के कुछ पुराने पाप सामने आ गए हैं। यूपीएससी ने उनको अपना मेडिकल चेक कराने के 6 मौके दिए। मैडम 6 के 6 बार वहां अनुपस्थित रही। पूजा खेड़कर ये वही मैडम है। मेरे पीछे जितनी भी तस्वीरें हैं सब उन्हीं की हैं। अब सवाल है कि ये मैडम हैं कौन। क्या पूजा खेड़कर कोई भोजपुरी की हीरोइन है, बॉलीवुड की हीरोइन है, टॉलीवुड की हीरोइन है? नहीं जी, आईएएस अफसर है मैडम। और चर्चा का विषय इसीलिए है कि प्रोबेशन पर थी, 2023 बैच की आईएएस अफसर हैं और प्रोबेशन पर रहते हुए इन्होंने अपने लिए जो जो चीजें मांग ली सरकार से, या यूं कहिए कि अपने नीचे के अधिकारियों को जिन जिन चीजों का इंतजाम करने के लिए कह दिया, भारत के इतिहास में, यूपीएससी के इतिहास में बाबूगिरी इस देश ने बहुत देखी है, लाल फीताशाही बहुत देखी है। लेकिन सवाल है कि एक यंग अफसर जो देश सेवा के इरादे के साथ शामिल होता है, यूपीएससी पास करता है। इस देश में हजारों ऐसे बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जो इस सपने के साथ जीते हैं कि उनका यूपीएससी निकलेगा, वो आईएएस आईपीएस अफसर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे। लेकिन देश की सेवा से आगे कुछ लोगों का सारा मन यही होता है कि कैसे हम अफसर बनेंगे और कैसे ऐशो आराम में अपनी जिंदगी बितानी है। ये मैडम की सारी कहानी यही है। और इससे आगे भी एक कहानी है जो हम आपको ले चलेंगे। इनको ट्रेनी आईएएस के तौर पर पुणे भेजा गया और पुणे ये जब तक पहुंचती उससे पहले ही पुणे के कलेक्टर ऑफिस में इन्होंने अपनी एक लंबी लिस्ट थमा दी कि इन इन चीजों का इंतजाम करके रखो, मैं 3 जून को आ रही हूं। पूरा का पूरा चैट वायरल हो गया है और उस चैट में इन्होंने कैसे पुणे के डीएम ऑफिस से जो बातचीत की है वो देख लीजिए। मैडम की ये पूरी की पूरी चैट है। मैडम कह रही हैं पूजा खेड़कर, हेलो डॉक्टर पूजा खेड़कर आईएएस हियर। खुद को बता रही हैं कि मैं ऑफिसर बोल रही हूं, आई हैव बीन पोस्टेड एज असिस्टेंट कलेक्टर पुणे। डॉक्टर दिवासे सर गेव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर। वहां दिवासे साहब जो डीएम है उन्होंने मुझे नंबर दिया है। आई वुड बी ज्वाइनिंग ऑन June 3rd, however some of my documents Buldana collector office to Pune I am not able to locate in our office, kindly let me know what we can do। पुणे ऑफ डीएम ऑफिस की तरफ से जवाब आता है, ओके मैडम, नो इशू, ऑन मंडे वी कैन ट्रेस। हम सोमवार को इसको देख लेंगे। 23 मई को मैडम फिर डीएम ऑफिस को मैसेज कर रही हैं। मैडम ने कहा, एनी अपडेट अबाउट अकोमोडेशन, ट्रेवल, कैबिन, ईटीसी। आप एक चीज समझ लेना, जो भी ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, प्रोबेशन पर होते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, उनको वो सब सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो मैडम मांग रही हैं। वो 3 जून को पहुंचने वाली हैं, उससे पहले पुणे डीएम ऑफिस को कह रही हैं, भाई ये चीजों पर क्या अपडेट है। पुणे ऑफिस ये सुनकर परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि भाई यहां चुप रहना ठीक है। मैडम को कोई जवाब नहीं दिया जाता है। मैडम फिर 24 मई को मैसेज करती हैं। मैडम कह रही हैं, काइंडली रिस्पॉन्ड, इट्स इंपॉर्टेंट, जवाब दो, बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर वहां से 24 मई को डीएम ऑफिस से जवाब आता है, गुड मॉर्निंग, वी विल चेक यू एज यू अराइव। मैडम आप आ जाइए, जैसे आप आएंगी हम लोग वो चेक कर लेंगे, देख लिया जाएगा। मैडम अब सोच रही हैं कि ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से जवाब आ नहीं रहा है। मैडम जिन चीजों को लेकर पूछ रही हैं, गाड़ी, बंगला, ये सब पूछ रही हैं मैडम। फिर मैडम कह रही हैं 24 तारीख को ही मैडम कह रही हैं, आई थिंक इट शुड बी डन बिफोर आई ज्वाइन आफ्टर। मेरे ज्वाइन करने से पहले ये सब तैयार रखो। आफ्टर आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्लान अकॉर्डिंगली एंड कैन नॉट लीव इट टू लेटर। हमारे ज्वाइन करने से पहले ये सब चीजें सेटल करिए, हमारे पास बहुत कुछ है करने को, बाद में हम इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहते। उसके बाद मैडम को लगता है फिर से डीएम ऑफिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। मैडम बैक टू बैक डीएम ऑफिस को कॉल कर रही हैं। डीएम ऑफिस फोन नहीं उठा रहा है। जब फोन नहीं उठाया गया तो मैडम कह रही हैं, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन कॉलिंग बैक। भाई फोन नहीं उठा रहे हो, कॉल बैक क्यों नहीं कर रहे। ये पुणे की डीएम ऑफिस को एक ट्रेनिंग ऑफिसर जो वहां प्रोबेशन पर जा रही है वो लिख रही है। उसके बाद 28 मई को, ध्यान रहे 3 जून तारीख है ज्वाइनिंग की, 28 मई को मैडम लिख रही हैं, प्लीज गेट द डेजिग्नेटेड कैबिन व्हीकल डन बिफोर आई ज्वाइन ऑन 3rd।
जो भी कैबिन है, हमको कैबिन ठीक करो, गाड़ी तैयार रखो, 3 जून से पहले लेटर देयर विल बी नो टाइम, उसके बाद तो कोई टाइम नहीं रहेगा। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताओ, मैं डीएम साहब से खुद ही बात करूंगी। फिर बता रहा हूं, प्रोबेशन वाले आईएएस ऑफिसर को ये सब सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो मैडम मांग रही हैं, और ये उनके चैट की पूरी कहानी। मैडम वहां जब पहुंच जाती हैं और उनको जब ये सब इंतजाम नहीं मिलता है तो मैडम खुद ही से सारा इंतजाम कर लेती हैं। जैसे अपने निजी ऑडी पर मैडम पीछे लिख देती हैं महाराष्ट्र शासन, वीआईपी नंबर की गाड़ी, और अपनी गाड़ी पर नीली बत्ती भी खुद ही मैडम लगा लेती हैं। ये सब कुछ मैडम खुद ही कर रही हैं। अब एक चीज और समझिएगा, चूंकि मैडम आईएएस हैं, अब नीचे के जितने भी अधिकारी जो जिला दफ्तर में होंगे वो कोई कुछ नहीं बोल पाता है, ये कहीं किसी नियमावली में नहीं होता है। लेकिन निचले जो अधिकारी हैं उनको लगता है कि जब मैडम ये कर रही हैं तो नियम के मुताबिक ही कर रही होंगी। ये सब चीजें बाद में मीडिया और देश के सामने आ गया। मैडम की पोस्टिंग हुई है ट्रेनी ऑफिसर के तौर पे कि जाइए जिले में कुछ सीखिए, लेकिन मैडम का ये जो बंगला, गाड़ी, घर वाला जो शौक था, इस चक्कर में मैडम के कुछ पुराने पाप सामने आ गए हैं। मैडम आईएएस कैसे बनी है वो सब कहानी अब खुल करके सामने आ रही है। मैडम हैं कौन, मैडम के पिताजी कौन हैं, मैडम का खानदान कैसा है, ये सब कुछ आप जब समझेंगे तो आप ये भी समझेंगे कि इस देश में राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर जैसे इलाकों में पढ़ने वाले लाखों हजारों छात्रों के साथ क्या मजाक हो रहा है। और इस देश में जब 2024 में आप तक ये लगातार ये खबर आ रही होगी कि ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया, इसमें एक संस्था यूपीएससी बची हुई थी जिसका सम्मान हर कोई करता है कि भाई यूपीएससी तो चलो ठीक है, लेकिन अगर यूपीएससी के लेवल पर भी पैसा, धन, बल, पॉलिटिकल कनेक्शन चल रहा है तो ये यूपीएससी जैसी संस्थान को सोचना चाहिए कि क्या उन पर भरोसा कायम रहेगा। इस देश का पूरा तंत्र ही एक तरह से सवालों के घेरे में आ गया इस लड़की की वजह से। ये जो मैडम है इनकी वजह से, इनके जो शौक हैं उसकी वजह से। आगे की कहानी सुनिए, आगे क्या है कहानी। मैडम का जो रैंक है, मैडम का रैंक था 821 रैंक पर। साथियों, जो लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते होंगे वो समझते होंगे, जो भी लोग आईएएस मिलता है जिन लोगों को, वो 200 से 250 लोगों को ही आईएएस मिल पाता है, वो भी बड़े रैंक जिनका 250 तक का रैंक है, वो भी हर साल बदलता रहता है। मैडम का रैंक है 821, लेकिन मैडम को मिल गया आईएएस। इसमें भी खेल है, आप जब इससे ऊपर जाइएगा, यहां से आइए 799, 800, 802, इस मैडम से ऊपर जितने भी लोग हैं और मैडम से नीचे जितने भी लोग हैं वो सब या तो आईपीएस मिला जिनको, या आईआरएस मिला। ये इकलौती मैडम है यहां पर जिनको 821 रैंक होने के बाद भी आईएएस मिला। आईएएस क्यों मिला, तो उसकी कहानी यहां पर है और इस मेडिकल सर्टिफिकेट में। मैडम ने बताया कि हम ओबीसी हैं और ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर का एक चक्कर है, हम उस क्रीमी लेयर में नहीं आते। मैडम ने अपने बारे में जानकारी दी। दूसरा, मैडम ने यूपीएससी को यह बताया कि मेरी आंखों में दिक्कत है, मतलब आंख से मैं कमजोर हूं। दूसरा, मेंटली इलनेस की बात की और मेडिकल सर्टिफिकेट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से बना करके जमा करा दिया, और उसी आधार पर कोर्ट भी चली गई। यूपीएससी ने उनको अपना मेडिकल चेक कराने के 6 मौके दिए और एम्स भेजा कि जाइए मेडिकली प्रूफ कर दीजिए जो आप हमको कह रही हैं। मैडम 6 के 6 बार वहां अनुपस्थित रही। मतलब हम बीमार हैं, हमको आंख से दिखाई नहीं देता है, मेंटली बीमार हैं, इसी आधार पर हमको ओबीसी में कोटा दे दो और हमको आईएएस बना दो 821 रैंक होने के बावजूद, लेकिन हम मेडिकली प्रूव नहीं करेंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। 6 बार मैडम को बुलाया गया एम्स, मैडम एक बार भी नहीं गई। अब नहीं गई, यहीं से संदेह उत्पन्न होता है। मैडम वही पुराना वाला मामला लेकर के जो पर्चा उन्होंने यूपीएससी को दिया, कोर्ट से ऑर्डर ले आती है। कोर्ट कह देता है, जस्टिस एमजी शिकरवार, उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा जो एप्लीकेंट है वो विजनरी इल है, मेंटली इलनेस की बात है, और इसीलिए इनको जो है, जो भी ये कह रही है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन,
तो क्या है दोस्त, जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो मैडम ने यूपीएससी को बताया, चूंकि हम दिव्यांग हैं, ओबीसी हैं, तो हमको जो है एससी एसटी से भी ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए, और उसी आधार पर मैडम ने आईएएस ले लिया, कोर्ट से ऑर्डर ले आई। अब आगे आइए, बार बार मैंने आपको बताया कि मैडम को बार बार मेडिकली जो भी उन्होंने कोर्ट को या यूपीएससी को बताया कि भाई आप जो कह रहे हो इसको आप प्रूफ भी कर दो, जाइए एम्स, मेडिकली प्रूफ कर दीजिए। 6 के 6 बार मैडम एक बार भी एम्स नहीं गई। अब आइए, मैडम इतना भौकाल आईएएस निकालने के बाद से ही कैसे कर रही है, यूपीएससी निकालने के बाद से, इसका कारण क्या है? या फिर एक लड़की जो ट्रेनिंग के तौर पर जा रही है पुणे, वो अचानक ऐसा क्यों बिहेव कर रही है कि वो उस जिले की जिलाधिकारी है? I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. उसका कारण यह है कि इनके जो पिताजी हैं वो भी महाराष्ट्र में बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में। और दूसरी बात यह है, मैडम का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें मैडम ये बोल रही हैं कि मेरे माता पिता साथ में नहीं रहते हैं। वो मॉक इंटरव्यू होता है, इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा, जिसमें मैडम कह रही हैं मेरे माता पिता अलग रहते हैं और मैं उनसे 1 रुपया नहीं लेती हूं, 1 भी रुपया नहीं लेती हूं, और वो कह रही हैं कि मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। जबकि हाल फिलहाल जो इनके पुराने रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी पिताजी हैं, अभी लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, लोकसभा के एफिडेविट में सारी जानकारी देनी पड़ती है। उस जानकारी में पिताजी ने यह लिखा है कि हम 40 करोड़ के मालिक हैं, और उसमें जो है उन्होंने इस किसी भी बात का जिक्र नहीं किया है कि वो अपने फैमिली से सेपरेट हैं या अपने बच्चों से सेपरेट हैं। मतलब कि जो क्रीमी लेयर की एक नियम है, जो क्रीमी लेयर की बात है, उसका भी मैडम ने उल्लंघन किया है यूपीएससी के सामने। ये भी आरोप मैडम पर लग रहे हैं। इसके अलावा मैडम ने क्या किया, मैडम पुणे पहुंची, उन्होंने देखा कि कोई व्यवस्था तो वहां हुई नहीं जो उन्होंने कहा, तो वहां जो एडिशनल कलेक्टर थे पहले से, उसके कैबिन का सारा सोफा, टेबल, कुर्सी जो भी था, मैडम ने सब निकलवा के फेंकवा दिया और अपने हिसाब से पूरा का पूरा अरेंजमेंट उस कैबिन में अपने आप करवा लिया। पूजा खेड़कर ये सब कर इसीलिए पा रही हैं क्योंकि पुणे में उनको जिलाधिकारी दफ्तर के अंदर अलग से कैबिन मिले, अलग गाड़ी मिले, घर मिले। इस सारी बात का दबाव इनके जो पिताजी फॉर्मर पुराने प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी वहां के कलेक्टर ऑफिस पर बना रहे थे। इसके अलावा पूजा खेड़कर के नाना जी भी बड़े आईएएस ऑफिसर रहे। तो आपको जो ये जो आईएएस लॉबी का दबाव ये समझ आता है। आप समझो, एक आईएएस खानदान से आई हुई लड़की जो तमाम नियम कानून कायदों को मोल्ड करके उसी सिस्टम का फायदा उठा करके सब कुछ अपने हिसाब से करवा लेती है, और यूपीएससी जैसी संस्थान, यूपीएससी जैसा सिस्टम सब कुछ सवालों के घेरे में आ जाता है। एक बच्चा जो लोन लेकर के या जमीन बेच करके जिसके पिताजी ने दिल्ली या कहीं भेजा है यूपीएससी की तैयारी करने, वो बच्चा जब ऐसे लोगों को देखता है, इस तरह के लोगों को देखता है, तो उसके मन पर, उसके मिजाज पर क्या फर्क पड़ेगा, और फिर वो क्या सोचेगा देश की सेवा को लेकर, राष्ट्र सेवा को लेकर, केवल एक पूजा खेड़कर जैसे लोगों की वजह से। पूजा खेड़कर ने गाड़ी मांगा, बंगला मांगा, लेटर हेड मांगा, स्टाम्प मांगा, सब मांगा, और उनका पुराना जो यूपीएससी के ज्वाइनिंग के पहले उन्होंने जो सब खेल किया है, पूरा का पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड, प्राइवेट गाड़ी पर वीआईपी नंबर, सरकारी प्रशासन का वो प्लेट, महाराष्ट्र शासन, ये सब कुछ। अब पुलिस उनके घर पहुंच गई है। मैडम की मांगों की ये पूरी की पूरी लिस्ट है, और पुणे में जो कुछ हुआ वो पूरा घटनाक्रम, क्या क्या, वीआईपी नंबर प्लेट, अकोमोडेशन, ऑफिशियल चैम्बर, स्टाफ, कांस्टेबल, ये सब चाहिए। रेवेन्यू असिस्टेंट से ये कहा कि भाई लेटर हेड दो, विजिटिंग कार्ड दो, पेपर वेट दो, नेम प्लेट, रॉयल सील, इंटरकॉम सब दीजिए। प्राइवेट कार पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड खुद ही लगा लिया। आईएएस में शामिल होने के लिए विकलांगता का प्रमाण पत्र फर्जी बनाने का वो आरोप अलग है। इसके अलावा मैडम का रसूख, मैडम का खानदान, मैडम के पिताजी, ये मामला रसूख का इस्तेमाल करके मैडम ने वीआईपी नंबर प्लेट गाड़ी पर लगाया। प्राइवेट ऑडी अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लेकर चल रही थी। पुणे कलेक्टर, मैंने बताया, पुणे कलेक्टर का निजी चैम्बर खुद छीन लिया। पुणे के अपर कलेक्टर अजय मोरे 18-20 जून के बीच जब सब सरकारी काम पर मुंबई गए,
तभी मैडम ने अजय मोरे के सामने वाले कक्ष की टेबल, चेयर, सोफा सब कुछ निकलवा के फेंक दिया और अपनी टेबल, अपनी कुर्सी सब कुछ लगा ली। और उनको यह लगा कि वो अब पुणे की असल जिलाधिकारी हैं। लगातार पेपर लीक से जूझ रहे इस देश में और इस देश के छात्रों और परिवारों के बीच पूजा खेड़कर जैसे लोग एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा दे रहे हैं जिसमें लोग सोचने को मजबूर हैं, क्या हमारा कोई भी परीक्षा तंत्र, कोई भी सिस्टम, यूपीएससी जैसा सिस्टम, क्या वहां भी पैसा, धन बल, पॉलिटिकल कनेक्शन सब चल जाता है? और पूजा खेड़कर जैसे लोग जब तक हैं तब तक उस बच्चे का क्या होगा जिसका पिता सब कुछ बेचकर उसे कहीं आईएएस, आईपीएस बनने अपने गांव, अपने दिल, अपने घर से दूर शहरों में भेज देता है।